तो लास्ट क्लास मॉर्निंग वाला क्लास लॉन्च से पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जस्ट उसका जस्ट व्यू दिखा रहा हूँ 2 मिनट में, आप क्विकली देख लेना। तो जस्ट लिंक करने के लिए क्लास के साथ प्रीवियस क्लास का और इस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज। तो पहले तो शुरू किया था रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, तो उसमें लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रैंक के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कराया हूँ ये पेज में। टू ऑल ऑफ यू। यस सर। और स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो? हाँ सर, हाँ दिखाई सर। दे। यस सर। यस वेरी गुड। सो लास्ट मॉर्निंग में क्या पढ़ाया था, सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, तो रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो पहले शुरू किया था क्या, सेक्शन 6.4 का जो जो पढ़ाया था उससे पहले। तो आज मॉर्निंग का क्लास से पहले जो पढ़े थे वो सब का रिवीजन थोड़ा कर दिया। सेक्शन 6.4 में हम लोग 3 क्लास हो चुका है ऑलरेडी, आज अभी चौथा नंबर क्लास, 4 नंबर क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या क्या पढ़े थे लास्ट 3 क्लास में उसका थोड़ा सा रिवीजन। तो पहले पढ़े थे लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, उसको भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स करके हम लोग कर सकते हैं। रैंक भी पढ़े थे, ये तो हम लोग बोल दिया था। आज हम लोग मॉर्निंग में पढ़े वेक्टर स्पेस, यहाँ से शुरू किए थे पढ़ाई, ठीक है। आज मॉर्निंग का क्लास यहाँ से शुरू किए थे। व्हाट इज द वेक्टर स्पेस, है ना। वेक्टर लोगों का माने वेक्टर सबका स्पेस को बोलते हैं वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो वेक्टर माने सो इट इज सेट ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली। तो ये नॉन एम्प्टी सेट भी को वेक्टर स्पेस कहेंगे। नॉन एम्प्टी मतलब क्या है, जो एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी मतलब तुम लोग जानते हो, फाइव सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। लेकिन वेक्टर स्पेस होने के लिए पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, ठीक है। ओवर ए फील्ड एफ, एक फील्ड के ऊपर एक, उसको वेक्टर स्पेस कहा जाता है। So a non-empty set V over a field F is said to be a vector space over F if the following holds. So let A vector, B vector, C vector belongs to V. Alpha, beta, gamma are scalars. V क्या है, वेक्टर, एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, एंड F क्या है, सेट ऑफ स्केलर्स है। तो जब स्केलर लोगे तो F से लोगे, और जब वेक्टर लोगे तो V से लोगे एलिमेंट, ठीक है, और कैलकुलेशन करोगे। तो क्या क्या कैलकुलेशन यहाँ है, टोटल इसमें 10 कैलकुलेशन लिखा हुआ है, और 10 तो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। और 10 प्रॉपर्टी में कितना तो कैलकुलेशन हुआ है, एक्चुअली 2 कैलकुलेशन हुआ है। एक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, माने वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर्स के साथ एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ 2 ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर एडिशन, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो पहला 5 प्रॉपर्टी देखो, ये सब क्या है, वेक्टर एडिशन वाला है, ठीक है। यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा इसको हम लोग ये एबेलियन, फिर दूसरा वर्ड से बोलूंगा तो फिर उसको याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो छोड़ो, बहुत कुछ लिंक है, मैथमेटिक्स तो सागर है, तो लिंक है बहुत कुछ, तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो मेरा ब्रेन उधर चला जा रहा है, तो छोड़ो। ये पहला सिर्फ 5 जस्ट ये 5 देखो, जो पहला 5 प्रॉपर्टी सिर्फ वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी सब है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर प्रॉपर्टी से 10 नंबर प्रॉपर्टी तक ये सब क्या है, जस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। वेक्टर साथ के साथ एक स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ अल्फा बीटा ये सब क्या है, स्केलर्स है ना। और ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये सब वेक्टर्स है। तो ये 10 प्रॉपर्टी देखो, ये 10 प्रॉपर्टी अगर कोई सेट में है तो सैटिस्फाई होता है। हमें कोई सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट के साथ अगर ये 10 प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होता है, तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे, ठीक है। इतना याद रखो, जो शॉर्ट में कोई इसमें से कोई लॉन्ग टाइप आता नहीं है, जो शॉर्ट टाइप आता है। और कौन सा आता है, क्वेश्चन पूरा क्रेडिट से ही पूरा क्वेश्चन नंबर 18 to 25, ये 7-8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 to 25, 8 क्वेश्चन आर देयर। वो 8 क्वेश्चन में जैसा ही डिटो आता है, मैंने पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देते हैं, या तो कभी जो भी क्वेश्चन देते हैं पूरा उसी का ही जस्ट इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो
आराम से कर लोगे। तो मैं सारा क्वेश्चन आज मैं तुम लोगों के सामने अभी कराऊंगा 1242 जितना भी 135 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 18 टू 25 जो 8 क्वेश्चन है सारा कर दूंगा तुम लोग के सामने, क्योंकि ये तुम लोग के लिए पूरा न्यू कंसेप्ट है और इसमें बहुत कुछ मुझे पता है, तुम लोग को बहुत कम पता है और इसको सारा चीज पढ़ाने के लिए मुश्किल है कोर्स के अंदर, बीटेक कोर्स के अंदर। तो ये जस्ट थोड़ा सा इसमें सिर्फ एक तो क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइम, ओनली वन शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आता है। ऑफलाइन में 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और ऑनलाइन में 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन शायद रहेगा, गारंटी रहता है। बेसिस एंड डायमेंशन से एटलीस्ट वेक्टर स्पेस से नहीं, बेसिस एंड डायमेंशन से गारंटी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 1 मार्क या 2 मार्क के लिए कितना मेहनत करोगे, तो इसी को जस्ट नोट में रखो तो देख सकते हो। ये 10 प्रॉपर्टी रटना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ लेना। तो ये 10 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है कोई भी सेट में तो वो सेट को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे। अच्छा, के बाद यहाँ थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया था, उसको थोड़ा मैं करेक्शन कर दिया हूँ अभी। यहाँ जो क्यू लिखा हुआ है देखो, सब स्क्रीन देखो। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1, सेट ऑफ रियल नंबर जो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल आर में लिखा जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर वही आर माने वहां जो स्केलर सब हम लोग लेंगे जो फील्ड से, वो फील्ड भी यहाँ आर ही है, ठीक है। तो मैं क्यू लिख दिया था, वो गलत होगा, तो क्यू को मैं इसको मिटा नहीं पाया, मिटा नहीं, तो इसको मैं काट दिया हूँ, ठीक है। क्यू नहीं लिखना कोई भी। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। देन 2 सेकंड प्रॉपर्टी है आर स्क्वायर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। ये सबका जो शॉर्ट टाइप आता है तो उसके लिए मैं उसके बाद तो एग्जांपल था वेक्टर स्पेस का, फिर डेफिनेशन ऑफ बेसिस पढ़ाया था। इट इज द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बेसिस क्या चीज है, कोई भी वेक्टर स्पेस बनाने के लिए मिनिमम कितना एलिमेंट लगता है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट छड़ दरकार होता है, हर बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग के लिए बेसिस क्या है, छड़ है, सीमेंट है, क्या बोलते हैं सैंड है, ईंट है, ये सबको क्या कहेंगे हम लोग, बेसिस एलिमेंट कहेंगे और इन सब का सेट को कहेंगे बेसिस, ठीक है। उसी तरह एक वेक्टर स्पेस में जितने एलिमेंट्स है सबको बनाया जा सकता है कोई 2-3 एलिमेंट के माध्यम से। तो उस 2-3 एलिमेंट अगर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उस सेट को कहा जाता है बेसिस। तो इसीलिए मैं बुक का ही डेफिनेशन लिखा हूं, इट इज द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। मैक्सिमम क्यों लिखा है, अगर उस सेट में कोई दूसरा वेक्टर आर हो गया ना और वो बेसिस नहीं होगा, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं हो गया वो वेक्टर सब, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे इसलिए और बेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो रिवीजन कर रहा हूं, देखो सब कुछ। तो ये था बेसिस का डेफिनेशन। बेसिस का डेफिनेशन क्या है, इट इज सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और बेसिस को कैसे समझोगे वो भी बता दिया कि कोई भी वेक्टर स्पेस बनाने के लिए वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट को बनाया जा सकता है कुछ 2-3 एलिमेंट के माध्यम से, कुछ कम एलिमेंट के माध्यम से। तो उस एलिमेंट सबको क्या जो सेट होता है उसको बेसिस कहा जाता है। फिर एक एग्जांपल दिया हूं, आर स्क्वायर जो सेट है, आर स्क्वायर में कैसे एलिमेंट सब रहते हैं, a, b टाइप का, इसमें a, b बिलोंग्स टू r, है ना, रियल नंबर होते हैं। जैसे कि 2, 3 ये आर स्क्वायर का एलिमेंट है, -1, 0 ये भी आर स्क्वायर का एलिमेंट है। तो ये सारा एलिमेंट देखो 1, 0 एंड 0, 1 का मदद से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मैं दिखाया हूँ, बाद में तुम लोग पढ़े हो, बता चुका हूँ, ये सब देख लेना, थोड़ा समझ जाओगे। तो 2, 3 को देखो 1001 में एक्सप्रेस किया। सिमिलरली -99, 100 को भी देखो 1001 के द्वारा एक्सप्रेस किया। तो इसीलिए 10 एंड 01 को क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे, यहाँ लिख दिया हूं। सो 1001 इज ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन किसको बोलते हैं, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उसको डायमेंशन कहा जाता है।
ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का बेसिस कौन हुआ, 10,01 हुआ। ये जो सेट, ये बेसिस है, और ये सेट में कितने एलिमेंट है, टोटल दो एलिमेंट है, इसलिए डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज 2। बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वो होता है डायमेंशन, याद रखो, बेसिस में जितने एलिमेंट होता है वो होता है डायमेंशन। तो उसके बाद ये टेबल बताया था, इसको इंपोर्टेंट सिंबल दे दे रहा हूँ, ये टेबल को बेस करके भी शॉर्ट टाइप आता है एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या है वो टेबल, पहला कॉलम है वेक्टर स्पेस का, सेकंड कॉलम है ओवर द फील्ड, एंड थर्ड कॉलम है बेसिस, चौथा कॉलम है डायमेंशन। तो आर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। देखो यहां भी जो क्यू था मैं काट दिया हूं, क्यू नहीं होगा, गलत, आर आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, एंड बेसिस क्या होता है 1, सिर्फ 1, ठीक है। डायमेंशन, तो बेसिस में कितने एलिमेंट है, एक तो एलिमेंट है, इसलिए डायमेंशन हुआ 1। सिमिलरली आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, माने ये सारा देखो ओवर द फील्ड जहां है उस कॉलम में सारे आर लिखा हुआ है, तो इसको ये कॉलम को कोई याद करने में कोई असुविधा नहीं है। और बेसिस सबको थोड़ा देख लेना, और डायमेंशन क्या होता है, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वो होता है डायमेंशन। तो आर स्क्वायर का जो बेसिस है 1001 है, और इसमें कितना दो एलिमेंट है, दो, तो इसलिए डायमेंशन हो गया 2। किसका डायमेंशन, आर स्क्वायर का। आर क्यूब का डायमेंशन 3, इसीलिए प्लस 2 में भी तुम लोग बोलते थे आर स्क्वायर को 2D, आर क्यूब को 3D। प्लस 2 में जो मैथ था ना, जो स्फीयर वगैरह पढ़े हो वो आर क्यूब, एंड जो स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़े, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब आर स्क्वायर बोलते थे। आर स्क्वायर क्यों बोलते थे, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। आर क्यूब क्यों बोलते थे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। अभी तुमको वो क्लियर हुआ, ठीक है। क्यों 3D बोलते थे, ये कारण, क्योंकि आर क्यूब बनाने के लिए जो बेसिस होता है, बेसिस में 3 एलिमेंट होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो टोटल 3 एलिमेंट है, इसलिए डायमेंशन हुआ 3। सिर्फ तुमको ये टेबल ना पल भर में याद हो जाएगा। जैसे आरएन, आरएन भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर आर, एंड यहाँ जो बेसिस है वो क्या क्या होंगे, ऐसे पूरा आइडेंटिटी है, देखो जैसे आर स्क्वायर के लिए 1001, ये दोनों को अगर दो रो में लिखोगे, एक मैट्रिक्स होगा, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना। सिमिलरली आर क्यूब में जो बेसिस है, देखो आर क्यूब में जो बेसिस लिखे हैं उसको भी अगर रो वाइज सजा देंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ना। तो उसी तरह आरएन, आरएन में क्या होगा, एन एन कंपोनेंट्स वाला सब रहेगा, तो 1 0 0 डॉट 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 0, एन तो कंपोनेंट्स है। सिमिलरली 0 1 बाकी सारे 0, ऐसे लास्ट में लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 0 0 0, लास्ट में 1 होगा, 0 0 0 1। तो इस सबको अगर रो में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा कि नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, उसी तरह ही बेसिस होता है अक्सर। तो ये डायमेंशन क्यों n हुआ, क्योंकि ये जो बेसिस में n तो एलिमेंट है, तो इसलिए n हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 ये आराम से याद कर लोगे। अगर यहाँ भी देखो r के ऊपर 2 लिखा है, इधर 2 हो रहा है, r के ऊपर 3 लिखा है तो डायमेंशन 3 हो रहा है, r के ऊपर n लिखा है तो n हो रहा है। लेकिन यहाँ देखना कि ओवर द फील्ड r है, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन अगर दिया गया हो क्वेश्चन में, तो ये जो डायमेंशन है ना वो थोड़ा चेंज करता है। जैसे आर स्क्वायर लिखा होगा लेकिन डायमेंशन 2 नहीं होगा, कुछ केसेस अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो उसको बेस करके क्वेश्चन नंबर 18 to 25 हम लोग अभी करेंगे। तो यहाँ लास्ट पेज में दिखाया था जो मॉर्निंग वाला, ये सब मॉर्निंग वाला हम लोग पढ़े थे। ये बेसिस ऑफ आर क्यूब क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें अगर कोई भी एलिमेंट ऐड कर दोगे तो और वो बेसिस नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिस का मतलब है इट इज द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो उससे अगर एक्स्ट्रा एक तो ऐड कर दोगे तो और वो बेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन यही लिखा हूं, adding any one element, at least one element की अगर ऐड कर दोगे to a basis, the set becomes linearly dependent, that is why it is no more basis, और basis वो नहीं रहेगा।
ये सारा जो बताया हूँ इसको बेस करके कुछ भी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप दिया जा सकता है, इनफाइनाइट क्वेश्चन बनाया जा सकता है एमसीक्यू। तो आराम से लिख लोगे फटाफट, एक बार पढ़ लेने से सब क्वेश्चन का। तो लेकिन क्रेडिट बुक में जो 18 to 25 है जिसको बेस करके क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, वो तो हम लोग पल भर में भी करेंगे देखते हैं। तो चलो और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद ये सब मैं लिखाया हूँ, शायद मॉर्निंग में ये नहीं था, इसको फिर मैं लिखा हूँ। देखो नोट यहाँ से देखो सब कोई, अभी स्क्रीन देखो सब कोई। तो रिवीजन खत्म हो गया, मॉर्निंग पर जितना पढ़े थे। तो ये नोट से देखो ऊपर में जो नोट लिखा, the vectors represented by non-zero row in the equivalent matrix are linearly independent. सपोज एक क्वेश्चन में 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। देखो ये जो मैं लिखा हूँ नोट, उसको समझा रहा हूँ। नोट में जो 2 लाइन इंग्लिश में लिखा हूँ उसको मैं समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल से आराम से याद रह जाएगा। ये एग्जाम्पल बोल रहा है, देखो ये एग्जाम्पल में 3 तो वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तीनों वेक्टर को एक मैट्रिक्स में भर देते हैं, फिर उस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। सपोज ऐसे आया लास्ट में, सपोज वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऐसे आया लास्ट में। तो एक रो देखो 0 रो हो गया है लास्ट में। तो कितना तो नॉन जीरो रो है, फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड भी नॉन जीरो रो। ऊपर से देखो फर्स्ट रो भी नॉन जीरो रो, सेकंड रो भी नॉन जीरो रो। इसलिए फर्स्ट रो कौन सा वेक्टर लिखे थे, ए वेक्टर। देखो शुरुआत वाला जो मैट्रिक्स है एग्जांपल का, फर्स्ट रो में कौन सा वेक्टर लिखे थे, ए वेक्टर। सेकंड रो में कौन सा वेक्टर को लिखे थे जब मैट्रिक्स बनाए हम लोग, बी वेक्टर को। तो इसका मतलब जो दो नॉन जीरो रो है ना, वो दो तो वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन सारे वेक्टर अगर पूछा जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं तुम लोग को नोट में लिखाया था कि एक भी 0 रो दिखाई दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो एबीसी तीनों वेक्टर को अगर कोई पूछा ये तीनों वेक्टर क्या होंगे आपस में, तो तुम लोग बोलना लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में एक 0 रो दिखाई दे रहा है, एक भी 0 रो दिखाई दिया है दे रहा है, तो सारे वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। लेकिन उनमें से भी कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे आपस में, सिर्फ जो दो नॉन जीरो, जो वेक्टर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो देता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में देखो जो नॉन जीरो रो देता है वो वेक्टर सब क्या है आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन बोल रहा है, ये नोट बोल रहा है। तो समझ में आया? तो इससे इससे क्या पता चला कंक्लूजन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ये क्वेश्चन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बट अगर तीनों को पूछा जाए तो बोलोगे तीनों लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तीनों को अगर पूछ लिया जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट है, और सिर्फ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को पूछा जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में पहला दो को देखो नॉन जीरो रो निकला, वही लिखा है नोट में, द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय नॉन जीरो रो इन द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? ये नोट सबको बोलो, बोलो सभी सुन, हम समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गया। समझ गए ना? वो दोनों नॉन जीरो दिया ना, वो दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट, सारे वेक्टर पूछा गया तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। चलो, तो इसको बेस कर ऐसा ऐसा नोट तुमको दे रहा हूं, दुनिया का कोई भी एमसीक्यू पूछे फटाफट कर देंगे, कोई भी एमसीक्यू यही से। तो डेफिनेशन देखो, और एक डेफिनेशन, स्पान बोलते हैं, है ना? तो स्पान किसको बोलते हैं? The set of all linear combination of vectors a1, a2 to an is said to be the span of a1 to an। माने जितने लीनियर कॉम्बिनेशन संभव है, सब लीनियर कॉम्बिनेशन को एक जगह पर अगर रखेंगे तो वो सेट क्या होगा, स्पान कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, आराम से। तो उसको बेस करके क्या नोट हो सकता है, देखो स्पान से क्या क्या नोट हो सकता है। नोट सब क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, समझ रहे हैं? तो अगर लिखा होगा स्पान इज ए डैश वेक्टर स्पेस नॉट ए वेक्टर स्पेस, क्या क्या लिखा होगा 3-4 ऑप्शन, तो लिखना वेक्टर स्पेस।
स्पान इज ऑलवेज ए वेक्टर स्पेस। तो टू सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पान ऑफ ऑल कॉलम वेक्टर्स, माने एक मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं सभी कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन, सभी कॉलम को एक एक वेक्टर अगर माने लेंगे, फर्स्ट कॉलम एक वेक्टर है, सेकंड कॉलम दूसरा वेक्टर है, थर्ड कॉलम तीसरा वेक्टर है, ऐसे अगर एक एक वेक्टर माना जाए और सभी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो जो स्पेस बनेगा, जो सेट बनेगा, उसको वो एक वेक्टर स्पेस होगा और उसको क्या कहेंगे, कॉलम स्पेस, क्योंकि कॉलम के द्वारा ही बनाया गया वेक्टर स्पेस है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉलम स्पेस। सिमिलरली अगर रो सबको, मैट्रिक्स का जितने रो है सभी रो को अगर एक एक वेक्टर समझेंगे और सभी वेक्टर्स का स्पान लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, तो जो वेक्टर स्पेस बनेगा उसको रो स्पेस कहा जाता है। तो इसको एक पल में याद होगा, एक सेकंड में याद होगा, सारे कॉलम का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो कॉलम स्पेस बनेगा, सारे रो का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो रो स्पेस बनेगा। तो वही लिखा हूं, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं, इसलिए स्पान ऑफ ऑल कॉलम वेक्टर्स इज कॉल्ड कॉलम स्पेस, स्पान ऑफ ऑल रो वेक्टर्स इज कॉल्ड रो स्पेस। सिमिलरली 4 नंबर पॉइंट क्या लिखा हूं, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, ये इसको बेस करके क्वेश्चन में भी कहीं भी दिखाई दे सकता है। तो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस जितना होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस भी उतना ही होता है, एंड इट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा और पूछा होगा सपोज इट्स रैंक इज 2, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इट्स रो स्पेस, और पूछा होगा थोड़ा सा कॉलम कर देगा, नहीं पूछेगा सपोज रैंक ऑफ ए इज 2, then what will be the dimension of its column space, तो तुम लोग लिखोगे 2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस जितना होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस उतना होता है, एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी उतना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट में से 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क दे दिया, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये थोड़ा सा थ्योरी बच गया था मॉर्निंग का, मैं इसलिए ये लास्ट जो पेज देख रहे हो अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये नया है, अभी का क्लास का ये समझो, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज करेंगे, और मैं तुम लोगों को बोला था कि ये नोट्स है ना बहुत पावरफुल नोट है, इसको पढ़ना गारंटी। और पावरफुल तब होता है जब कोई भी हथियार कब पावरफुल होता है, जब उसको यूज किया जाता है, जब इसको पढ़ के यूज नहीं करोगे तो वो हथियार नहीं है। हथियार अगर घर में हमेशा रखे हो तो उसको हथियार नहीं कहा जाएगा, हथियार अगर यूज हुआ है तभी तो हथियार कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह तो ये क्या है, अभी यूज करेंगे, जो जो हम लोग पढ़े अभी उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज 6.4 शुरू करते हैं, सब स्क्रीन देखो। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 टू 25 इज द, लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 टू 25 जो 8 तो क्वेश्चन है, इसको लॉन्ग टाइप भी किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 टू 25, एंड इसको शॉर्ट टाइप भी किया जाता है, किया जा सकता है। अगर ये टोटल ऐसे पूछेगा, इज द गिवन सेट, जो सेट दिया गया है क्वेश्चन में, इज द गिवन सेट ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस भी अगर पूछ लिया तो ये लॉन्ग टाइप हो गया। इफ यस देन फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन। और शॉर्ट टाइप कैसे किया जा सकता है, सिर्फ अगर पूछा है फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो कैसे तुरंत करेंगे, 2-4 सेकंड के अंदर तुम लोग आंसर बता दोगे, या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उस सेकंड में 10 सेकंड में तुम लोग आंसर बता दोगे। उसका भी तरीका मैं बताऊंगा अभी तुम लोग के सामने। हाँ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सब देखो, ऑल वेक्टर्स इन आरक्यू, क्वेश्चन नंबर 18 ऑल वेक्टर क्या दिया है, ये लैंग्वेज में लिखा है, it is a set containing all vectors in R cube such that for v2 plus v3 equal to k, ये v2 v3 v1 ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है। तो इसको तुम लोग समझ नहीं पाओगे बोल के मैं उसको
ऐसे दैट इज लिखा हूं देखो नीचे, दैट इज ए इक्वल टू V1 V2 V3, ये स्मॉल लेटर V1 V2 V3 है ना, कैपिटल लेटर में नहीं है ये V सब, क्योंकि ये एक वेक्टर का कंपोनेंट है। अभी जो V1 V2 V3 हम लोग लिखे हैं ये सब एक वेक्टर के अंदर का हिस्सा है, मतलब वेक्टर का कंपोनेंट सब है, इसीलिए स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर में जो लैंग्वेज लिखा है ना, यहां से देखो, यहां से यहां तक, ये क्वेश्चन में लिखा था और पूछा था जो सेट कंटेनिंग करता है आर क्यूब का वेक्टर सबको एंड सच दैट फॉर v2 plus v3 इक्वल टू k, वो सेट वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका बेसिस एंड डायमेंशन क्या होंगे। ठीक है, ये पूछा था। तो ये जो देखो ये लैंग्वेज में लिखा है उसको तुम लोग कैसे समझ सको, मैं इसीलिए उसको खुद अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। देखो तो वो क्या होगा, ऊपर का जो इंग्लिश में लिखा है उसको अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे दिखाई देगा। सपोज लेट्स से ए इज द सेट, तो ए इक्वल टू v1 v2 v3 which is belongs to r3, अर्थात यहाँ जो v1 v2 v3 लेंगे ये जो टोटल वेक्टर, ये वेक्टर r3 का होना चाहिए सच दैट 4v2 plus v3 इक्वल टू k, अर्थात 4v2 मतलब सेकेंड कंपोनेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है, जो सेकेंड कंपोनेंट के साथ देखो v2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है एंड v3 को ऐड किया गया है, और 4v2 plus v3 k होना जरूरी है, तब वो एलिमेंट ए में रहेगा। ये बोल दिया, कंडीशन क्या दिया, ए में वो सब वो वेक्टर सब आर क्यूब का वो वेक्टर सब रह सकते हैं, ए में सेट ए जो है उसमें कौन रह सकते हैं, आर क्यूब का वेक्टर सब रह सकते हैं, जहां सेकेंड कंपोनेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई एंड थर्ड कंपोनेंट को ऐड करेंगे अगर, तो के हो रहा हो। ध्यान सब समझ गए, समझ गए ए क्या चीज है, समझ गए। ए में आर क्यूब का एलिमेंट सब रहेंगे सच दैट 4v2 plus v3 इक्वल टू k, ये कंडीशन है। अभी क्वेश्चन क्या है, चेक करो कि जो सेट ए इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट, अगर है तो फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन। तो 10 को प्रॉपर्टी में लिखाया था वेक्टर स्पेस बनने के लिए, यहां देखो और देखो ये जो देखो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन है उसमें क्या था, 10 टू प्रॉपर्टी देखो लिखा हूं 1 2 3, तो 10 टू प्रॉपर्टी चेक करोगे तब जाके ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा बोल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो तो यहाँ सब क्वेश्चन देखो थोड़ा आंसर देखो, केस 1 देखो यहाँ 4v2 plus v3 इक्वल टू k लिखा है और k के बारे में कुछ नहीं लिखा है बुक में, क्वेश्चन में k के बारे में कुछ नहीं लिखा है। k इज स्केलर, तो k अगर स्केलर है तो k दो पॉसिबल केसेस हो सकता है, टू केस पॉसिबल केसेस कैन बी पॉसिबल, k इक्वल टू 0 एंड k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो केसेस है, तो दोनों केस हम लोग स्टडी करेंगे अभी। तो केस 1 लेट k नॉट इक्वल टू 0, तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, k सपोज 0 नहीं है तो तुम लोग मैं k लिख सकता था नॉट इक्वल टू 0, बट k को मैं तुम लोग जान पाओ कैसे देख पाओ समझ सकोगे, तो मैं k इक्वल टू 5 लिख दिया। लेट्स से नॉन जीरो k नॉन जीरो लेंगे तो सपोज k इक्वल टू 5 लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम लोग ए में कौन रहेगा, ए में वो एलिमेंट सब रहेंगे आर क्यूब का। आर क्यूब में कैसे एलिमेंट रहते हैं, आर क्यूब में जो एलिमेंट रहते हैं उसमें कितना कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट, v1 v2 v3, 3 कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे वेक्टर सब ढूंढेंगे जिसमें 3 कंपोनेंट हो। ठीक है, जिसमें 3 कंपोनेंट हो एंड 4v2 plus v3 इक्वल टू 5 हो। तो यहाँ देखो मैं ढूंढा हूँ 0,1,1 पूरा, ये कैसे ढूंढा जाता है, जस्ट इंस्पेक्शन मेथड, जस्ट देखो ऑटोमेटिकली। देखो v2 v3 को क्या लोगे जो 5 होगा, 4v2 प्लस, देखो v2 एंड v3 को क्या लेंगे जो 4v2 प्लस v3 5 होगा। तो एक स्टूडेंट बोल सकता है सर v2 की जगह पर सपोज 1 लिख देते हैं, तो 4 into 1 कितना हो गया 4, तो v3 में और कितना लेंगे तो 5 होगा,
V3 को भी 1 लेंगे तो 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं है? तो V2 हो गया, V2 1 हो गया, V3 भी 1 एंड V1 तो कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि देखो V1 0 ले लिया तो 0,1,1 तो ये क्या है, ए में रहेगा, रहेगा कि नहीं बोलो? हाँ, ये जो एलिमेंट ए में रहेगा कि नहीं? ए में रहने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या योग्यता चाहिए? ए में रहने, हाँ, जीरो की जगह पर कुछ भी लिखो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि V1 के बारे में देखो, यहाँ देखो सब, और V2 प्लस V3 इक्वल के होना चाहिए, अर्थात यहाँ हम लोग के को 5 ले रहे हैं तो 4V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल टू 5। तो इसका मतलब V1 क्या होगा वो कुछ नहीं बोला है, तो V1 की जगह पर 0 लिखो, -1 लिखो, +4 लिखो, चलेगा। समझ पाए? समझ पाए? हाँ, तो इसका मतलब जी देखो, अगर किसी का, सपोज तुम्हारे घर में सपोज 2 बच्चे हो, तुम्हारा भाई और तुम, तुम्हारा भाई सपोज छोटा है, ठीक से समझो रे, सब समझो ठीक से। सपोज हितेश, हितेश के घर में सपोज हितेश, मैं मिटा दूंगा, चिंता मत करो हितेश, डरो मत। तो हितेश के घर में सपोज 2 बच्चे हैं, माने 2 भाई हैं, हितेश एंड राजेश, मुझे पता नहीं कौन कौन है, हाँ हितेश पता नहीं, जस्ट सपोज हितेश का उम्र है 20 साल, 20 ईयर्स, और राजेश का सपोज 2 ईयर्स, उसका उम्र, हाँ एज है 2 ईयर्स। तो हाँ उसका, तुम्हारा पापा सपोज बोल रहे हैं कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, और सुबह को जब ड्यूटी निकल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, ड्यूटी जा रहा हूँ, और तुम इतना पढ़ के रखना। किसको बोलेंगे? हितेश को बोलेंगे, राजेश को बोलेंगे? इतना पढ़ के रखना, इतना होमवर्क करके रखना, किसको बोलेंगे बोलो? सर राजेश को, ये हाँ, छोटा है मुझे। जो 2 ईयर्स, उसको थोड़ी बोलेंगे, उसको पढ़ाई शुरू भी नहीं किया होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे? बीटेक कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो राजेश को बोल रहे तुम्हारा भाई, तुम्हारा पापा जरूर बोलेंगे ना, सुनो, इसको शॉर्ट करते हैं, ज्यादा मजाक नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है, सपोज तुम्हारा पापा बोलते हैं कि हितेश तुम इतना पढ़ना, आज 2 घंटा गारंटी पढ़ना, ऐसे बोल के वो चले गए, और मैं आके देखूंगा ड्यूटी से लौटने के बाद क्या पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है? तो जब ड्यूटी से लौटते हैं तो हितेश क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो मायने रखता है, क्योंकि राजेश को कुछ नहीं बोला गया है तो राजेश कुछ भी कर सकता है, और पढ़ा तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छा है। तो राजेश को क्या कहेंगे हम लोग? ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन हितेश क्या है, वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसको बोला गया है कि अरे, उसको ये एक क्राइटेरिया दे दिया गया, तू पढ़ेगा, तू होमवर्क करेगा। तो उसी तरह देखो, कहने का मतलब मैं थोड़ा सार रूप में ले आता हूँ सब चीज, इसको मिटा देता हूँ, हितेश खराब सोचेगा। तो चलो, तो कहने का मतलब है, जिसके बारे में बोला गया है कि तू इतना करेगा, एक कंडीशन दिया है, तो और जिसको कुछ नहीं लिखा है जिसके बारे में, वो क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट कहलाता है, माने वो कुछ भी हो चलेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये 4V2 प्लस V3 इक्वल टू के लिखा है, यहाँ ये कंडीशन बोल रहा है V2 V3 ऐसे सिलेक्ट करो जो 4V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल टू के। इसका मतलब V1 के बारे में वो कुछ नहीं लिखा कंडीशन, तो V1 कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, क्योंकि V1 V2 V3 बिलोंग्स टू R क्यूब, इसका मतलब V1 भी रियल नंबर, V2 भी रियल नंबर, V3 भी रियल नंबर, तो V1 कैन बी एनी रियल नंबर ले सकते हो। तो मैं क्या किया, V1 की जगह पर 0 लिख दिया, एंड V2 को सपोज 1 लिया, तो 4 इंटू 1, उसके साथ और क्या ऐड करोगे जो 5 होगा, तो 1, तो V3 को भी 1 ले लिया। सिमिलरली और एक को बनाते हैं, देखो V1 V2 V3, तो अगर V1 को तो कुछ भी लिखो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, चलेगा, लेकिन V2 को सपोज 0 लिख रहा हूं, सपोज V2 को 0, तो यहाँ पुट करो 4V2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू V2 0 प्लस कितना करेंगे इक्वल टू 5 होगा, वो सर जब 5। 5 होगा, तो यहाँ 5 डालेंगे तब ना 5 होगा, तो इसका मतलब
v3 5 लेंगे ना, तो इसीलिए देखो 205 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ढूंढ सकते हो, ऐसे हजारों इनफाइनाइट तुम लोग ढूंढ सकते हो। माने जस्ट तुमको क्या करना है, v2 v3 कुछ भी एक लेना है, तो 4v2 प्लस v3 शुड बी इक्वल टू 5। ऐसे हजार बना सकते हैं, और भी बना के मैं दिखा रहा हूँ। देखो सपोज इसको v1 का कुछ भी लिख सकते हो, v1 की जगह पर सपोज -1 भी लिख दिया, कोई हर्जा नहीं। v2 को सपोज कोई बोलेगा सर मैं 2 लिखूंगा सर, तो v2 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 कितना 8 हो गया। 8 के साथ क्या ऐड करोगे जो 5 होगा बोलो, 8 के साथ -3 को ऐड करेंगे तो v3 हो गया -3। तो -1 2 -3 ये भी बिलोंग्स टू ए करेगा, बिलोंग्स टू ए, ये भी बिलोंग्स टू ए। ऐसे बहुत सारा फटाफट 1 सेकंड में तुम लोग ढूंढ लोगे कि नहीं बोलो। हाँ सर। हाँ, ऐसा है, कुछ नहीं, खेल खेल में पढ़ाई, लाइफ में पहली बार ये सब टेक्निक देख लो कुछ नहीं तुमको नया नया लगेगा। चलो समझ गए, वेरी गुड। देखो कहने का मतलब v1 v2 v3 ऐसा ढूंढो कि 4v2 प्लस v3 5 हो, तो ये दोनों ढूंढ लिया। ये दोनों को ऐड करके देखते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद तुम लोग जानते हो वेक्टर कैसे ऐड होता है, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होता है, तो 0 प्लस 2 हो गया, सेकेंड कंपोनेंट 1 प्लस 0, थर्ड कंपोनेंट 1 प्लस 5, तो क्या हो गया 2 1 6। क्या ये 2 1 6 अभी ए में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो, क्यों नहीं रहेगा बोलो, क्यों नहीं रहेगा। देखो देखो सुनो, 2 1 6 सब कुछ देखो ऊपर में, तो ये v1 की जगह पर है, ये v2 की जगह पर है, ये v3 की जगह पर है, तो 4v2 प्लस v3 शुड बी इक्वल टू 5, तब जाके a में रह सकता है कोई। तो यहाँ देखो 4 इंटू v2 क्या है 1 प्लस v3 क्या है 6, तो 4 प्लस 6 तो 10 हो गया। ठीक है, हम लोग को चाहिए था 5 हो तब a में रह सकता था, तो 10 हो गया, तो कहाँ रह सकता है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं। तो क्या ये सब क्या चीज चल रहा है, हम लोग वेक्टर स्पेस चेक कर रहे हैं। तो देखो वेक्टर स्पेस का जो पहला कंडीशन है, मैं दिखा रहा हूँ डेफिनेशन फिर से, देखो सब कोई, ये देखो पहला वाला जो डेफिनेशन, यहाँ देखो क्लोजर प्रॉपर्टी जो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, टेक एनी टू वेक्टर फ्रॉम V एंड आर देम if that result of addition belongs to V, then closure property satisfied हुआ। और ये सारा 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तब जाके वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो पहला ही प्रॉपर्टी यहाँ गलत साबित हुआ। एक देखो आ गया, हाँ ये वाला देखो, ये स्क्रीन देखो, तो देखो ए जो पहला वाला वेक्टर 0,1,1 ये एक वेक्टर है, ये बिलोंग्स टू ए है। सिमिलरली 2,0,5 ये दूसरा वेक्टर है, इसको बी वेक्टर समझो, सपोज बी वेक्टर, और इसको सपोज ए वेक्टर, मुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्ट है ये वाला डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसीलिए पहला प्रॉपर्टी ही गड़बड़ हो गया। ए वेक्टर ए में है, बी वेक्टर ए में है, बट उनका एडिशन ए में नहीं है, कैपिटल में। तो क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, वही लिखा हूं मेरे को। सो क्लोजर इन एडिशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर ए इज नॉट ए वेक्टर। क्लियर हुआ सबको। तो ऐसा है, देखो ये सब लॉन्ग टाइप आता था, तो ये सब वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए बोला जाता था, लेकिन अब आजकल तो वेक्टर स्पेस लॉन्ग ऑफलाइन तो होगा नहीं, मुझे लग रहा है इसका भी ऑनलाइन जैसे होगा जैसे लग रहा है। हाँ बोलो सर यहाँ जैसे एज 1 + 6 = 7 लिखे सर, सर एक्चुअली में तो सर हम लोग चेक कर रहे हैं कि सर वो = 5 हो रहा है कि नहीं, तो सर यहाँ पे हाँ तो 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, 1 + हाँ 6 लिख दिया क्या, ये डबल दिखाना। हाँ सर, तो वो 4 क्या × 1 किया, होना चाहिए। 4 × 1 + 6 ये 10 है हाँ? हाँ सर, यही बोल रहे थे। वही 10 मतलब 5 नहीं है, ठीक है, 10 आया मतलब 5 नहीं है, सो क्लोजर इन एडिशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो ए इज नॉट ए वेक्टर। क्लियर हुआ था। चलो जल्दी टाइम हो जाएगा। केस 2 क्या है, के अगर 0 लेंगे, के अगर 0 लेंगे तो क्या हो रहा है देखो,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पूरा लिख दिया हूँ, देखो क्लोजर इज सेटिस्फाइड। माने दो वेक्टर लिया, सपोज a1 a2 a3 बिलोंग्स टू ए, b1 b2 b3 बिलोंग्स टू ए। तो ए में अगर a1 a2 a3 है तो 4a2 प्लस a3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड 4b2 प्लस b3 0 होना चाहिए। अगर हम लोग ले रहे हैं कि ये a1 a2 a3 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब 4a2 प्लस a3 0 हो रहा है। सिमिलरली b1 b2 b3 अगर ए में है बोल के ले रहे हैं तो देन 4b2 प्लस b3 गारंटी 0 होगा सेट के अनुसार। ना अभी ये जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को ऐड करके देखते हैं। ऐड अगर कर लिया तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। अभी ये जो एलिमेंट है, जो नया एलिमेंट मिला, ये एलिमेंट ए सेट में रहेगा कि नहीं देखते हैं। कब रह सकता है, जब सेकेंड कंपोनेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे एंड थर्ड कंपोनेंट को ऐड करेंगे और 0 होना चाहिए। देखो 4 इंटू सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट में कौन था, a2 प्लस b2, यहां लिखा हूं देखो 4 इंटू a2 प्लस b2 प्लस थर्ड कंपोनेंट a3 प्लस b3, यहां लिखा हूं। तो 4 इंटू सेकेंड कंपोनेंट प्लस थर्ड कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा 4a2 प्लस 4b2 प्लस a3 प्लस b3, कैलकुलेशन किया। फिर a2 को a3, 4a2 प्लस a3 एक साथ लिखो, 4b2 प्लस b3 एक साथ लिखो। तो 4a2 प्लस a3 0 है, यहाँ ऊपर में लिख चुके हैं तो 0 डाल दो। 4b2 प्लस b3 0 है तो 0 डाल दो, तो 0 प्लस 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर बिलोंग्स टू ए, बी वेक्टर बिलोंग्स टू है, उसका एडिशन भी बिलोंग्स टू ए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। दो वेक्टर हम लोग लेते हैं, कोई भी दो वेक्टर, और देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद भी वो एलिमेंट वेक्टर में रह रहा है। तो इसको अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस सब तो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा जानने के लिए तो ऐसे सभी प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई कर लेगा। तो वो एक्सेट्रा लिख दिया हूं। In this way we can show that every property is satisfied. So when a equal to 0, a is a vector space, but when a is not equal to 0, a is not a vector space. ठीक है, ऊपर में नहीं लिखा क्या, a is not equal to 0, तो ये लिखा हूं when a is not equal to 0, a is not a vector space लिखा गया है। तो देखो, so in this way we can show that every property is satisfied. So when a equal to 0, a is a vector space. तो वेक्टर स्पेस हो गया तो क्या ढूंढेंगे, बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, बेसिस एंड डायमेंशन। तो बेसिस डायमेंशन देखो शॉर्ट टाइप आता रहता है, वो तुमको अभी सीख जाओ, बाकी सब अगर टाइम नहीं मिला या समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मारो बोल। तो बेसिस एंड डायमेंशन कैसे निकाला जाता है वो एटलीस्ट सीख जाओ तो फटाफट करेंगे। तो देखो यहाँ कंडीशन क्या है उसको लिखो। तो कंडीशन क्या है, 4b2 प्लस b3 इक्वल टू 0, सब यहाँ से अभी देखना शुरू करो। तो शॉर्ट टाइप जो बेसिस एंड डायमेंशन कैसे फटाफट लिख दोगे कर दोगे, उसके तरीका मैं बता रहा हूँ। कहीं यहाँ जो तरीका बता रहा हूँ कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगा तुमको इतना जल्दी, इतना फास्टेस्ट टेक्निक। तो ये देखो मैं कैसे कर लेता हूँ फटाफट, वही सब मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, तो तुरंत तुम लोग भी कर लो। तो ये कंडीशन है 4b2 प्लस b3 इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो v3 क्या होगा, अगर v3 लिखो या v2 लिखो तुम्हारा मर्जी। तो v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4b2। तो ये एक केस मिला हमको, ठीक है, ये कंडीशन मिला। लेकिन यहाँ भी जो कंडीशन है ये बॉक्स है, इसमें v1 कुछ नहीं लिखा है, तो v1 इज ए वेरिएबल, v1 इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और v3 इक्वल टू -4v2, अर्थात v3 v2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो v2 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर नहीं। सो जैसे हम लोग लिखते हैं ना y इक्वल टू 3x, तो इसका मतलब y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन x, बट x को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये प्लस हम लोग बचपन से बोलते हैं ऐसे। तो v3 इक्वल टू -4v2 अगर लिखोगे तो v2 हो गया इंडिपेंडेंट। तो जैसे v2 भी इंडिपेंडेंट है, v2 इज इंडिपेंडेंट, एंड v1 के बारे में कुछ नहीं है तो v1 भी इंडिपेंडेंट। v1 एंड v2 आर लिनियरली v1 एंड v2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया क्यों V1 और V2 इंडिपेंडेंट हुआ? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, आया सर। हाँ हाँ तो V3 इंडिपेंडेंट नहीं है, V3 डिपेंडेंट है। तो ये +2 का मैं मिटा देता हूँ, इसको कंफ्यूजन हो गया। तो अभी क्या लिखोगे? देखो यहां से कैलकुलेशन कितना फटाफट में कैलकुलेशन करने V1 V2 V3 ऐसे थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखना है, ऐसे थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है V1 V2 V3। तो देखो जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके ऊपर टिक लगा दो। V1 के ऊपर टिक लगा देते हैं, V2 के ऊपर टिक लगा देते हैं। और फिर क्या करोगे? जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना, अर्थात 1 0 0 1 ले जाएंगे तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसी अनुसार अभी V3 क्या होगा बोलो? V3 इक्वल टू -4 V2 है, तो V2 अगर 0 है, V2 0 है तो V3 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ 0 भर दो पहले और एक बार। हाँ तो फिर देखो अभी V2 अगर 1 है, V2 1 पुट करो तो यहाँ, तो V3 क्या हो जाएगा? -4। तो फटाक से क्या हो गया? सो बेसिस हो गया तुम्हारा, बेसिस हो गया 1 0 0, जो पहला रो है उसको लिख दो, फिर 0 1 -4। फटाक से 2 सेकंड में हो जाएगा ये। यहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तो 2 सेकंड ही लगेगा फटाफट। ये मैं बता रहा हूँ, पहली बार बोलते तुम वो टाइम लग रहा है। अभी डायमेंशन लाइफ में पहली बार देख रहे हो तो टाइम लग रहा है। डायमेंशन क्या होगा? 2 आंसर। तो बेसिस हो गया उसमें, डायमेंशन हो गया, फटाफट निकाल दिया हमने। ठीक है? डायमेंशन किसको बोलते हैं? बेसिस में जितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, जितना तो उतना ही डायमेंशन हो जाता है। बोलो ये कोई पूछो सर डायमेंशन मतलब जो एलिमेंट है उसके अंदर वो कितना वेक्टर है वो होता है। नहीं, जितना वेक्टर है बेसिस के अंदर, बेसिस में कितना दो वेक्टर है? अभी ये जो बेसिस में ये टोटल एक वेक्टर है और ये टोटल दूसरा वेक्टर, सेकंड वेक्टर। तो जितना तो वेक्टर है वो होता है डायमेंशन। बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं? देखो 1 0 0 ये सब तो कंपोनेंट्स है, ये सब को एलिमेंट नहीं कहा जाता, वेक्टर का कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है? अब समझ में आ गया? हाँ सर। बेसिस में जितने वेक्टर होंगे, ये एक वेक्टर है टोटल 1 0 0 एक वेक्टर, 0 1 -4 दूसरा वेक्टर है। तो कितना तो वेक्टर है बेसिस में वही होता है उसका डायमेंशन। तो कितना सेकंड लगेगा बोलो? 1 सेकंड 2 सेकंड में तुम लोग निकाल दोगे आंसर एमसीक्यू। तो और एक क्वेश्चन करते हैं, टाइम तो हो गया, इसको क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? तो जस्ट एज द प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार ऐसे ही ये भी वेक्टर स्पेस ही हो जाएगा। तो अभी तुरंत कैसे 2-4 सेकंड में बेसिस डायमेंशन निकालेंगे वो तरीका देखो। तो यहाँ क्या दिया है देखो, 2v1 + 3v3 = 0। तो v1 = क्या हो जाएगा? -3/2 v3। तो अभी फिर से लिखेंगे v1 v2 v3। देखो रे, v3 एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो उसके ऊपर टिक लगा। देन सुनो 2, ये देखो रे, सभी देखो क्वेश्चन 2v1 + 3v3, तो कौन मौजूद नहीं है? कोई चीज एब्सेंट, v2 इज एब्सेंट। तो हाँ, तो V2 भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जो एब्सेंट है ना कंडीशन, जिसका कोई कंडीशन नहीं है, तो वो भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो कैसे लिखोगे? 1 0 0 1 लिख देना। अभी V1 क्या होगा बोलो? V3 अगर 0 है तो V1 उस समय क्या होगा? V3 की जगह पर 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो तो क्या होगा? V1 0 हो जाएगा। अभी V3 की जगह पर अगर 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा? V3 की जगह पर 1 पुट कर दो तो V1 क्या हो जाएगा? -3/2। तो हो गया, देखा? तो फटाक से हो जाता है, माने कुछ सेकंड में, मिनट में नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे? बेसिस हो गया तुम्हारा 0 1 0 एंड -3/2 0 1 एंड डायमेंशन क्या होगा? 2, क्योंकि अभी भी बेसिस में कितना एलिमेंट है? टोटल 2 वेक्टर है। 2 आंसर। सीख गए सभी फटाफट?
पावरफुल टेक्निक। अभी देखो कुछ किताबों में आंसर ऐसे लिखा जाता है, ये जो वेक्टर है, देखो ये वाला जो वेक्टर है ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि मैं तुमको बताया था कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी कोई भी रो में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो -2 ये नॉन जीरो क्वांटिटी, तो -2 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें -2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये रो में, तो क्या बन जाएगा बोलो। देखो ये और सुंदर दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग इसको और सुंदर करना चाहते हो, -2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3, ये 0 और ये -2 हो जाएगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, दूसरे जगह पर लिख देता हूं। और सपोज कोई स्टूडेंट बोलेगा सर और सुंदर आंसर में लिखना चाहता हूँ, तो ये जो -3/2 था उसमें -2 मल्टीप्लाई करो, 3 0 -2 हो जाएगा। तो बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा 0 1 0 एंड 3 0 माइनस, एंड डायमेंशन तो वही सेम रहेगा, डायमेंशन 2। ठीक है, ये भी आंसर है, कोई घबराना नहीं कि ये नीचे वाला आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। ये नीचे वाला आंसर बुक में होता है, आंसर आंसर हमेशा सुंदर करके बुक में लिखा जाता है, तो ये आंसर अवेलेबल होता है सेकेंड वाला। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों करेक्ट है। हाँ, कुछ भी लिख दिया। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 20 और 2 मिनट थोड़ा सा रुक गया, खत्म कर देते हैं। तो अभी क्या क्लास है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा ठीक है। देखो तो ये क्या है, ये जो सेट है देखो, ये R5 का एलिमेंट को लेके, R5 का एलिमेंट को लेके सेट बना है। ठीक है, R5 मतलब 5 कंपोनेंट रहेंगे। तो V1 एक कंपोनेंट, V2 एक कंपोनेंट, V3 एक कंपोनेंट, V4 कंपोनेंट, V5 एक कंपोनेंट। तो 5 कंपोनेंट वाला वेक्टर सब यहाँ रहेंगे, जिसमें से V1 0 होना चाहिए, V3 0 मान फर्स्ट कंपोनेंट 0 होना चाहिए, थर्ड कंपोनेंट की गारंटी 0 होना चाहिए, V2 प्लस V4 जो भी लेना है लो, लेकिन ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में, केस 1 है V2 प्लस V4 ग्रेटर देन 0, केस 1। इस केस में A इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस होगा। एंड केस 2 में क्या है, V2 प्लस V4 इक्वल टू 0 अगर लिया जाए तो A इज ए वेक्टर स्पेस होगा। वो तो हमारा बोली वो चेक करेंगे, करना पड़ता है, उसको कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ बेसिस एंड डायमेंशन देखते हैं। जब वेक्टर स्पेस होगा तब तो बेसिस डायमेंशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ V2 देखो, यहाँ क्या क्या केसेस है, V1 0 गिवन, तो केसेस है, क्या क्या केस बोला है, V1 0 है, हाँ V3 भी 0 है, एंड V2 प्लस V4 0 है। तो V2 हो गया -V4, -V4। तो यहां से क्या पता चला, V4 एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, V2 डिपेंड कर रहा है, तो V4 इंडिपेंडेंट, V1 तो 0 है, V3 0 है, V1 देखो अभी कैसे लिखेंगे, V1 V2 V3 V4 V5, मेरा जो शॉर्टेस्ट टेक्निक है। क्या लिखोगे, यहाँ 5 कंपोनेंट है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके लिख देना। अभी कौन कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन बताएगा, V4 एक इंडिपेंडेंट है, उसको टिक लगाओ। ठीक है, V1 और ये टोटल V1 तो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि V1 तो 0 होना ही है, लिख दिया है ना। देखो क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से लगाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है V1 हमेशा 0 लो, V3 को हमेशा 0 लो, तो उनको कंडीशन दे दिया गया। तो जिसको कंडीशन दे दिया गया वो सब इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो V1 इंडिपेंडेंट नहीं है, V2 देखो, V2 भी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि V2 इक्वल टू -V4, तो V2 इज डिपेंडिंग ऑन V4, तो V2 भी डिपेंड कर रहा है, तो V2 भी इंडिपेंडेंट नहीं है। V3 क्या है, 0, V1 एंड V3 तो 0 है, इसलिए वो तो फिक्स है, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, तो कौन बचा, V5। टोटल केस कहीं भी देखो V5 के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो इसका मतलब V5 भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके ऊपर क्या करना, टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद देखो V1 एंड V3 तो 0 लेना है, तो मैं पहले से 0 दे दिया। अभी मैं बोला था तुमको कि जितना तो टिक लगाए हो उसको ऐसे लिखना कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो 1 0 ले जाते हैं, एक बार 0 1 ले जाते हैं,
अभी बाकी सब क्या होगा, V2 इक्वल टू माइनस V4 होता है, अगर V4 1 है तो V2 होगा -1, अगर V4 0 है तो V2 होगा क्या 0, और ये दोनों तो V1 V2 0 होता है, तो बेसिस क्या हो गया, बेसिस मिल गया हम लोग को 0 -1 0 1 0, ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर है 0 0 0 0 1, ये दूसरा वेक्टर, तो कितने है, दो तो वेक्टर है, तो बेसिस में कितना तो वेक्टर है, दो तो डायमेंशन हो गया आंसर। पढ़ लेना घर में फटाफट, तो ऐसा सब है। तो बाकी क्वेश्चन सब अभी टाइम नहीं है, तुम लोग यहाँ बंद करते हैं, मैं आंसर करके तुमको भेज दे रहा हूँ, सब क्वेश्चन का आंसर करके भेज दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना नोट सब, ठीक है। आज लिखना पढ़ते हैं और मैं आंसर खुद करके क्वेश्चन नंबर 25 तक तुमको अभी भेज दे रहा हूँ, तुम लोग जाओ नेक्स्ट क्लास करो, आराम से समझ जाओगे।